हम लोगों ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परंपरागत सिद्धांत जितने भी थे उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। जैसा हमने आपको बताया कि इस पूरे वीडियो में पूरे मॉडर्न थियोरी का कंप्लीट नोट्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपके हिसाब से जानबूझकर समझा कर लिखा गया है। ये ऐसे भी आपको अगर ये नोट्स मिल जाए तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको फिर उसे पढ़ने और समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, मॉडर्न थियोरी ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो जो क्लासिकल थियोरी बेस्ड ऑन 2x2x1 मॉडल, आप बताएंगे ये 2x2x1 क्या है? प्रतिष्ठित सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं या क्लासिकल थियोरी आप पढ़ चुके हैं, एडम स्मिथ पढ़ चुके हैं, रिकार्डो पढ़ चुके हैं, हैबलर पढ़ चुके हैं, मिल पढ़ चुके हैं सारा ना। तो उसमें 2x2x1 मॉडल क्या था? 2x2x1 मॉडल का मतलब है दो देश, दो वस्तुएं, एक उत्पादन का साधन। ठीक है। और यह माना जाता था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। व्यापार का मुख्य कारण वहाँ क्या था? श्रम की उत्पादकता में अंतर ना। प्रतिष्ठित सिद्धांत में 2x2x1 मॉडल था और व्यापार का कारण श्रम की उत्पादकता में अंतर था। और यह कहा जाता था कि बोथ ट्रेडिंग कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। व्यापार में भाग लेने वाले दोनों देशों को इसलिए फायदा होता था क्योंकि विशिष्टीकरण होता था और श्रम विभाजन होता था। तो तीन बातें वहाँ महत्वपूर्ण हुई: 2x2x1 मॉडल, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इतना आपने पढ़ा है क्लासिकल थियोरी में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जिम्मेदार कारक है, आप कह सकते हैं। अब मॉडर्न थियोरी क्या कहती है? मॉडर्न थियोरी को हम हेक्सचर-वोहलिन थियोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है, साधन अनुपात सिद्धांत के नाम से। इसके अनुसार डिफरेंसेज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर इंडाउमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ यह है कि लागतों में अंतर क्यों होता है। एक जगह श्रम की उत्पादकता के कारण अंतर होता था लागतों में, यहाँ कहा गया कि लागतों में अंतर का कारण साधन की संपन्नता में विभिन्नता है। साधन की संपन्नता में विभिन्नता का मतलब, जैसे किसी के देश में तेल बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी के देश में खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी के देश में श्रम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपके पास जिस साधन की संपन्नता है, जाहिर सी बात है कि वह साधन आपके पास सस्ता होगा, और जो साधन आपके पास कम है वो साधन महंगे होंगे। ठीक है। कुछ बातें आप बहुत ध्यान से सुने। कंट्रीज आर सेपरेट ड्यू टू लैंग्वेज। विभिन्न सारे देशों में ये आखिर बंटवारा क्यों है? ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ऐसा अंतर क्यों है? इसलिए कि उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। पहला कारण क्या है? भाषा अलग अलग है। टैरिफ बैरियर्स एंड नेशनल बाउंड्रीज, तटकर प्रतिबंध तमाम लगे होते हैं और उनकी अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री है, सीमा है कि यहीं तक भारत है और इसके बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। टैरिफ बैरियर्स हैं, दोनों देशों ने लगा रखे हैं कि सामान नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, ये तटकर हैं। ठीक है। एंड कंट्रीज विल बिकम बट दे ऑल कैन बी रिमूव्ड। लेकिन ये सारे प्रतिबंध, जरा आप ध्यान दें तो ये दे ऑल आर मैन मेड रेस्ट्रिक्शंस। ये प्रतिबंध कैसे हैं? इनको आदमी ने बनाया है। जैसे भारत पाकिस्तान दोनों आज ही अगर मिल करके तय कर लें कि हटाओ सीमा फीमा सब खत्म, आराम से आओ जाओ, जैसे यूरोपियन यूनियन में हो गया। 15-16 देश यूरोपियन यूनियन के क्या हो गए? सब उन्होंने यूनियन बना लिया
एक शेंजन वीज़ा लीजिए, हिंदुस्तान से आप निकलिए, तो आपको बाकी सारे 15 देशों में आराम से, जैसे आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में घूमते हैं, वैसे ही आप यूरोप में घुसिए तो नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, प्राग, जर्मनी, जहाँ चाहे वहाँ घूमिए। न कहीं आपको वीज़ा दिखाना है, न कहीं आपको पासपोर्ट दिखाना है, बस एक बार घुसेंगे जहाँ वहीं दिखाना पड़ेगा कि आप सही आदमी हैं या गलत आदमी। इसका मतलब ये जो सारे बैरियर आप देख रहे थे ये ख़त्म हो गए ना। और लैंग्वेज की बात भी यहाँ तक है, अगर आपको अंग्रेजी बोलने आती है, समझ पाते हैं तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई अंग्रेजी बोले चाहे हिंदी बोले, आप जा ही सकते हैं आराम से। तो इसने कहा कि दे ऑल कैन बी रिमूव्ड एंड द कंट्रीज विल बिकम लाइक स्टेट्स ऑफ ए कंट्री। अगर ये सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो देश भी एक, जितने सारे देश हैं ये सब कैसे हो जाएंगे, जैसे एक देश के विभिन्न राज्य होते हैं। जैसे यूरोप के सारे देश कैसे हो गए हैं, राज्य ही तो हैं। आप आराम से बस में बैठिए, 2 घंटे बाद देश बदल गया। जैसे यहाँ से आप बस में बैठते हैं, लखनऊ से मध्य प्रदेश आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उससे बहुत पहले ही वहाँ देश बदल जाएगा अगर आप बस से चलेंगे तो। इतने छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे ट्रेन चलती है तो पता लगा कि देश बदल गया। यहाँ तो 8 घंटे में दिल्ली ही पहुँचते हैं ना। हाँ, तो एज ए रिजल्ट द इंटरनेशनल ट्रेड विल बिकम लाइक ए इंटर रीजनल ट्रेड। इसने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे विभिन्न प्रांतों के बीच में व्यापार होता है, और यह इंटर रीजनल ट्रेड हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के बजाय। दिस इज द रीजन व्हाई द हेक्सचर-वॉलिन सेज दैट, और यही कारण है कि जो हेक्सचर-वॉलिन है वो क्या कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज ए स्पेशल कंडीशन ऑफ इंटरनल ट्रेड लाइक इंटर रीजनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आंतरिक व्यापार की विशेष दशा है जैसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हो गया, कहता है यह एक आंतरिक व्यापार की विशेष दशा मात्र है। ये ऐसा कुछ नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते हैं वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। हेक्सचर-वॉलिन थियरी ने कहा कि जो जनरल इक्विलिब्रियम थियरी है जो प्रोपाउंडेड बाय ऑस्ट्रियन स्कूल इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड विथ माइनर मॉडिफिकेशन। जो ऑस्ट्रियन स्कूल ने सामान्य मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वही मूल्य का सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू होता है, बस थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हेक्सचर-वॉलिन थियरी सेज दैट जनरल इक्विलिब्रियम थियरी एक्सप्लेन्स टाइम एलिमेंट बट इग्नोर्स प्लेस एलिमेंट। आपने देखा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल्य सिद्धांत पर, जो सामान्य मूल्य सिद्धांत है उस पर समय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। आपने मार्शल की पूरी थियरी पढ़ी है कि प्राइस डिटर्मिनेशन और टाइम एलिमेंट। अल्पकाल में बहुत तेज़ी से मूल्य बढ़ता है, थोड़ा समय रहता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, दीर्घकाल हो जाता है तो सप्लाई पूरी बढ़ जाती है। तो देखा है ना, तो क्या उसमें हम समय तत्वों को शामिल करते हैं लेकिन उसमें स्थान तत्व की उपेक्षा करते हैं। किसकी उपेक्षा करते हैं? स्थान तत्व की। तो उसने कहा कि अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम थियरी इज एप्लीकेबल इन इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस आफ्टर इंक्लूडिंग प्लेस एलिमेंट। अगर उसमें स्थान तत्व शामिल कर दिया जाए तो वही मूल्य का सिद्धांत जो आपके पास है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी व्याख्या करने में समर्थ है। अलग से किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है। और ये थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ए मल्टी मार्केट थियरी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन, और यह मूल्य निर्धारण का बहुबाजार सिद्धांत है। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जो है ये मूल्य निर्धारण का बहुबाजार सिद्धांत, मल्टी मार्केट थियरी है। अगर इसमें प्लेस शामिल कर दिया जाए तो यह बिल्कुल जो सामान्य मूल्य का सिद्धांत है वही एप्लीकेबल हो जाएगा और अलग से ही सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सामान्य बातें हैं।
अब देखो, इसके पहले कि हम लोग हेक्सर-वॉलिन की थियरी पढ़ें, मैंने आपसे कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जब तक उनको आप नहीं जानेंगे तब तक हेक्सर-वॉलिन थियरी की व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला टूल है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। आपने थियरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री का मतलब ये है कि साधन अनुपात स्थिर रहता है और आप जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो साधन अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में इट मीन्स देयर इज प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आनुपातिक संबंध का मतलब होता है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाएंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो कैपिटल लेबर रेशियो इज इक्वल। तो ऐसा जब होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन समरूप होता है तो आपने पढ़ा है पीछे, अब आपको हम ब्लैक बोर्ड पर ले चलें तो ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़ा ऊपर कर दें क्या इसको, लगता है दिख रहा है? ये देखो, हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ लेबर है और यहाँ कैपिटल है। लेबर कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करते हैं जिसको हम समुत्पाद वक्र कहते हैं। और वो ये, ठीक है, हम सीधे बना देंगे। हमने पीछे विस्तार पद पढ़ा है, ये OR है। ये मल्टीपल सक्सेसिव आइसोक्वांट्स के उन विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा है जहां पूंजी श्रम अनुपात आपस में बराबर होता है। जब ये बीच से खींचा जाता है तो इसका मतलब दोनों बदल रहा है, कैपिटल बदल रहा है और लेबर बदल जा रहा है। अगर ये बीच से है इसका मतलब कि ये न्यूट्रल है, कैपिटल लेबर रेशियो दोनों कैसे हैं, उनमें एक समान परिवर्तन हो रहा है। जब हम इसको यहाँ बनाते हैं इसका मतलब यहाँ है, ये है कि यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो तो आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ और यहाँ समुत्पाद पद के विभिन्न बिंदुओं पर पूंजी श्रम अनुपात अलग अलग होता है, लेकिन विस्तार पद के प्रत्येक बिंदु पर पूंजी श्रम अनुपात समान होता है। ये होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में ये स्थिति होगी, यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो आपस में बराबर होगा, यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो आपस में बराबर होगा, यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो आपस में बराबर होगा। लेकिन विच वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विल बी चूजन, ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं कि इसे अगर ये 100 इकाई का उत्पादन प्राप्त करना है, मान लीजिए 100 इकाई का उत्पादन आप इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे भी प्राप्त कर सकते हैं ना। लेकिन किसका चुनाव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास फैक्टर प्रोडक्ट जो है वो कैसे हैं। अगर आपके पास पूंजी सस्ती है तो आप इसका चुनाव करेंगे क्योंकि ज़्यादा पूंजी कम श्रम लगाएंगे। अगर श्रम सस्ता है तो इसका चुनाव करेंगे। अगर दोनों के मूल्य लगभग एक जैसे हैं तब आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यह हम जब होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है तो ये हमारा विस्तार पथ जो होता है वो सीधी रेखा होती है, ठीक है। अगर नॉन होमोजेनियस होता है तब आपने देखा था कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है। एरिया प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कैसा है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इसलिए ये विस्तार पथ सीधी रेखा है, ठीक है। उसमें जो बना है वो आप देखिएगा, इसलिए इस पर कुछ लिखो नहीं है, तो समझ लीजिए। अब देखो इसमें दूसरा क्या है, फैक्टर प्राइसेस और फैक्टर इंटेंसिटी। साधन की कीमत
इसमें देखो फैक्टर प्राइसेस एंड फैक्टर इंटेंसिटी, सिर्फ ध्यान से यह सुनो कि एजम्पशन क्या है, क्या क्या इसमें माना गया है इसकी व्याख्या करने के लिए। टू गुड्स, दो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी, व्हीट और क्लोथ, हैविंग डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों का उत्पादन फलन अलग अलग है, यानी दोनों के लिए दो समुत्पादक है। उत्पादन फलन अलग होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों के लिए अलग अलग उत्पादन फलन है, अलग अलग समुत्पाद वक्र है। परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं या जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है। ये जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कैसा होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। और इक्विलिब्रियम जहाँ होता है वहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यह कीमत अनुपात के बराबर होते हैं। MPL और MPK विल बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑन यस एंड आर। अब जितनी हमने मान्यता मान ली, दो वस्तुएं हैं, दोनों का उत्पादन फलन अलग अलग है, कीमत दी हुई है, दोनों का सीमांत उत्पादकता कीमत के बराबर है, इतना हमने मान लिया है। हमको बस यही चीज चित्र में दिखा देनी है, ठीक है। अब देखो कह रहा है दो वस्तुएं हैं, क्लोथ है और व्हीट है, दोनों वस्तुओं के लिए अलग अलग उत्पादन फलन है, यानी दो समुत्पाद वक्र हैं, एक क्लोथ को व्यक्त करता है और एक व्हीट को व्यक्त करता है। कह रहा है कि दोनों के संदर्भ में उनके पूंजी श्रम का अनुपात, पूंजी श्रम का अनुपात यहाँ कितना है, ये देखो, ये है C1 और ये L1, और यहाँ कितना है C2 L2। कह रहा है दोनों के संदर्भ में पूंजी श्रम का अनुपात कीमत रेखा के बराबर होना चाहिए। तो यस पर भी बराबर है और आर पर भी बराबर है, इसका मतलब कि सभी शर्तें पूरी हो रही हैं ना। और इसी को फैक्टर इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधन गहनता कहते हैं। विच मच amount of capital and labor are being used in the production of either cloth or wheat, that combination is known as capital labor ratio। क्या कहते हैं, पूंजी श्रम अनुपात, यही साधन गहनता है। ये क्या है, इस रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे, फैक्टर इंटेंसिटी कर्व कहेंगे, साधन गहनता रेखा कहेंगे, ठीक है। फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इट शोज द रेशियो ऑफ कैपिटल लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन प्रोडक्शन फंक्शन एंड फैक्टर प्राइसेस आर गिवन। अगर उत्पादन फलन, ये समुत्पाद वक्र और ये कीमत रेखा दी हुई है, तो कैपिटल और लेबर का की जो मात्रा यूज की जाती है, इसी को फैक्टर इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। जो आपको बताया हो गया। बहुत तेज पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो बहुत तेजी से। अब देखो यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये सब ध्यान से सुनते चलो, इसी की जरूरत बाद में पड़ेगी। अभी तुम लोग एक्चुअली नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। अभी जो पढ़ रहे हो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसको पढ़ने की तैयारी है, ठीक है। हाँ, ये मत समझो कि यही पढ़ रहे हो। तो अब देखो उसमें तीसरी बात जो जरूरत पड़ेगी वो क्या है, आइडेंटिकल फैक्टर इंटेंसिटी, जिसको हम प्रामाणिक साधन गहनता कहते हैं, ठीक है। 1:1 रिलेशनशिप बिटवीन
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इंटेंसिटी इज फाउंड, सामान्यतः यह माना जाता है कि 1:1 रिलेशनशिप पाई जाती है। 1:1 रिलेशनशिप का मतलब होता है कि साधन अनुपात और जो साधन गहनता है, इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि जो वस्तु श्रम प्रधान है वो हमेशा श्रम प्रधान रहेगी और जो पूंजी प्रधान है वो हमेशा पूंजी प्रधान रहेगी। ये लाइन याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसा हो गया कि मूल्य घट गया तो जो वस्तु पहले श्रम प्रधान थी अब वो पूंजी प्रधान हो गई, और जो पूंजी प्रधान थी अब वो श्रम प्रधान हो गई, तब 1:1 रिलेशनशिप नहीं पाई जाएगी। तब होगा केस फैक्टर रिवर्सल का। किसका होगा? साधन उत्क्रमणीयता का। आपसे कभी कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फैक्टर रिवर्सल, उसका एक लाइन का जवाब है कि व्हेन 1:1 रिलेशन इज एब्सेंट। जब 1:1 रिलेशनशिप नहीं पाई जाती तो उसे क्या कहते हैं? फैक्टर रिवर्सल कहते हैं। फैक्टर रिवर्सल का मतलब होता है कि साधन अभी पूंजी प्रधान है और बाद में कैसा हो जाएगा? श्रम प्रधान, या अभी श्रम प्रधान है तो बाद में क्या हो जाएगा? पूंजी प्रधान। ठीक है। इफ टू आइसोक्वांट्स कट ईच अदर एट वन पॉइंट, हाँ शर्त यह है कि अगर दो समुत्पाद वक्र, यहाँ जो आपने बनाया है ये दो समुत्पाद वक्र हैं, ये केवल एक जगह काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? एक जगह काट रहे हैं ना। तो अगर एक जगह काटेंगे, केवल यहाँ काट रहे हैं ना, तब 1:1 पाया जाएगा। अगर दो जगह काट देता है तब इसका मतलब कि फैक्टर ये 1:1 रिलेशनशिप नहीं पाई जाएगी। ठीक है। इफ दे कट ट्वाइस इट बिकम्स ए केस ऑफ फैक्टर रिवर्सल। यदि वो दो बार काटते हैं तो वह केस कैसा हो जाता है? फैक्टर रिवर्सल का केस हो जाता है। फैक्टर रिवर्सल, in such a case it is difficult to decide that which one is capital intensive and which one is labor intensive. Intensity depends on factor prices. अगर दो बार काट देता है तो फैक्टर रिवर्सल हो जाएगा, और ऐसे में यह तय करना तो मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वस्तु पूंजी प्रधान है और कौन सी वस्तु श्रम प्रधान है। यदि फैक्टर प्राइसेस और इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? फैक्टर प्राइसेस पर। जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी का मतलब हाउ मच कैपिटल, हाउ मच लेबर यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये किस पर निर्भर करेगा? प्राइस पर। अगर प्राइस कम है तो हम उसको ज़्यादा लगाएंगे, और प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको कम लगाएंगे। ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ हम तो फैक्टर रिवर्सल समझा देते हैं। पहले तो ये समझ लो, बहुत जरूरी है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार? ये देखो, यह एक मान लो क्लोथ है। क्या है? क्लोथ है। ये मान लो व्हीट है। ठीक है। अब इसने इसको दो बार काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया। तुम्हारे किताबों में क्या है कि सीधे इसको बना दिया है, इस चित्र को। ठीक है। ये एक इसको बना दिया, लेकिन ये चित्र आया कहाँ से? ये नहीं है। ये देखो कह रहा है दो बार जब काटेगा ऐसा काटेगा। तो तुमने स्लोप की थियरी पढ़ी है। अगर किसी भी कर्व का तुमने बिना स्लोप बदले उसको तुम चाहे ऊपर ले जाओ, चाहे पीछे ले जाओ, चाहे आगे ले जाओ, चाहे पीछे ले जाओ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम इस व्हीट वाले तरह समुत्पाद वक्र को इसी के पैरेलल ऐसे 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 खिसकाएं तो कहाँ चला आएगा? ठीक है। तो हमने इसी को खिसका कर क्या किया? याद है, तो जो दो बार काटा है अब यहाँ केवल स्पर्श कर लेगा, और ये जो बनेगी रेखा ऐसे स्पर्श करेगी तो एक जगह दोनों को ये स्पर्श करेगी।
ठीक है। तो जब आइडेंटिकल होती है तो जब दोनों समुत्पाद वक्र एक दूसरे को 2 बार काटते हैं तो ये चित्र हमको प्राप्त होता है। ठीक है, सही हो गया ना। अब देखो यहां अब अगर हम यहाँ यह तय करना चाहें कि कौन श्रम प्रधान है और कौन पूंजी प्रधान है, तो मान लो हमने यहाँ एक कीमत रेखा खींची ऐसे, और दूसरी किसी के पैरेलल कैसे खींची, इसके संदर्भ में ये क्या है, ये यहाँ से गया है तो क्या है, ये वीट है, क्या है, वीट है, और ये क्या है, लोड। अब जरा ध्यान से देखो तो वीट को अगर देखोगे ये, और क्लोथ को देखो, इसके साथ जब देखोगे तो यहाँ क्लोथ में पूंजी ज़्यादा लग रही है और वीट में पूंजी कम लग रही है। इसका मतलब कि यहाँ वीट श्रम प्रधान है और क्लोथ कैसा है, पूंजी प्रधान है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो वीट पूंजी प्रधान हो गया और क्लोथ कैसा हो गया, श्रम प्रधान हो गया। इसका मतलब उलट गया ना, पीछे कुछ और था, अब क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसका मतलब है कि अगर 2 जगह काट रहा है तब ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा उसमें से कौन पूंजी प्रधान है और कौन श्रम प्रधान है। इसलिए फैक्टर रिवर्सल के केस में देखो यहाँ क्या बता रहा है, ये इसको पढ़ सुना को आराम रहेगा। इफ फैक्टर प्राइसेज इज P0 देन फैक्टर इंटेंसिटी OS इज आइडेंटिकल। ये क्या हो जाएगा, ये P0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, OS, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, और इफ फैक्टर प्राइसेज P1 जैसा वहाँ देखा तुमने, क्लोथ इज लेबर इंटेंसिव एंड वीट इज कैपिटल इंटेंसिव, बट इफ फैक्टर प्राइसेज इज P2 क्लोथ इज कैपिटल इंटेंसिव, वीट इज लेबर इंटेंसिव, इट मीन्स 1:1 रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने जब कीमत बदला तो ये देखा कि जो पहले श्रम प्रधान था वो क्या हो गया, पूंजी प्रधान हो गया, और जो पहले पूंजी प्रधान था वो अब क्या हो गया, श्रम प्रधान हो गया। तो वहाँ सिर्फ समझने के लिए है, चित्र तुम अपना यही देखना जो इसमें लिखा हुआ है ये, तो इसी की व्याख्या है, यही बनाना था। ठीक है, सिर्फ यह है एक बार पहले जो कीमत थी, अब देखो क्या है, जब हम यहाँ कीमत रेखा इसकी खींचते हैं तो इस पर हम इसका तो देखते हैं और इसी के सापेक्ष दूसरे में क्या होगा उसके लिए हम उसी के पैरेलल इसको खिसका देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी खींचना है उसका ढाल नहीं बदलना है, ढाल नहीं बदलोगे तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने कीमत रेखा बहुत विस्तार से पीछे पढ़ी है कि कीमत रेखा को चाहे जैसे चेंज करो, उसका ढाल अगर नहीं बदलता है तो कीमत घटती बढ़ती नहीं है, सिर्फ अनुपात ज़्यादा कम होगा लेकिन वो रेशियो वही रहेगा। जैसे अगर तुम इसको ऐसे है, इसको आगे ले गए ऐसे या नीचे ले जाए तो बहुत होगा, अगर मान लो 4/2 था तो 4/2 ही रहेगा, अब ये 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ मात्रा बढ़ेगी या तो घटेगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखो साधन की स्थानापन्नता, तुमको याद होगा समुत्पाद का तुमने बहुत विस्तार से पढ़ा होगा कभी। तुमको याद होगा कि जब वस्तुएं एक दूसरे की बिल्कुल पूरक होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, इसका मतलब दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला सकते हो, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। तो अगर तुमने ये,
तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है और आइसोमॉर्फ कैसा होगा? राइट एंगल होगा, यल शेप होगा। कैसा होगा? राइट एंगल होगा, यल शेप होगा। अगर पूर्ण स्थानापन्नता होती है तो याद होगा कैसा होता है? पहला जैसा कोण बनाता है, जितना इसको छोड़ोगे इसको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। पूर्ण स्थानापन्न, जरा सा भी न कम, जरा सा भी न ज़्यादा। इसका मतलब अगर ये बीच में है तो यहाँ आंशिक स्थानापन्नता है, एक बढ़ाओगे तो एक घटाओगे, लेकिन उसी अनुपात में घटे पड़े यह जरूरी नहीं है। तो ये जैसे जैसे स्थानापन्नता बढ़ती जाती है हम इधर शिफ्ट करते हैं, और जैसे जैसे घटती जाती है वैसे कहाँ शिफ्ट करते हैं? ये स्थानापन्नता को व्यक्त करने वाला चित्र है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब बिल्कुल रूप से शून्य स्थानापन्नता है, इसका मतलब थोड़ी ज़्यादा हो गई, और यहाँ 100%। ठीक है, इसको और तुम अगर और फ्लैट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे होते होते पूरा फैल जाएगा। यही ना, जो वक्र है यही तो फैल रहा है, ये वाला। यहाँ थोड़ा और भी कर्व होगा ऐसे, देखा ना? तो ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है पूरा, तो पूर्ण स्थानापन्नता को व्यक्त करता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए तो बहुत कुछ। ये उसी को यहाँ समझाया गया है। अब देखो इसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर कीमत बदल जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है, बना ही पड़ेगा, बना दें तो ठीक रहेगा। दिख रहा है? ये देखो तुम्हारी प्राइस रेशियो है, और यहाँ ये दोनों तुम्हारे समुत्पाद कर रहे हैं। इतना तो रट जाना चाहिए कि इतना बनाने में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ लो, तुमको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और ये दोनों की फैक्टर इंटेंसिटी यस और आर, यही लिखें। क्या लिखा हुआ है? एस आर पी पी। ये हो गया तुम्हारी कीमत। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ये दी हुई कीमत रेखा है, ये फैक्टर इंटेंसिटी है, यहाँ ओ एस फैक्टर इंटेंसिटी है, ये फैक्टर प्राइस है, और यही लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। इसी पर दोनों अधिकतम उत्पादन दोनों वस्तुओं का हो रहा है, क्लोथ और वीट का। अब कह रहा है मूल्य बदल जाता है। मूल्य बदलने का मतलब ये कीमत दोनों में है, काम कर रही है। अब हमने क्या किया, ये कीमत कर दी यहाँ। तो अगर हमने नई कीमत P1 मान लो कर दिया, तो P1 पर अगर ये प्रोडक्ट है एक, तो वहाँ यहाँ स्पर्श कर रहा है, यानी अब फैक्टर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यस 1 ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कहाँ स्पर्श करेगा? मैंने आपसे कहा है कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी के समानांतर क्या करना है, तो नीचे आ जाओ। जहाँ जरूरत है तो नीचे आ जाओगे, तो कहाँ आओगे? ये दूरी बस नहीं घटनी बढ़नी चाहिए। ये हो गया। अब क्या हो गया? ये ठीक। तो जब कीमत बदली तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई? बदल गई। अब OS and OR are factor intensity except S and R, no point shall be least cost and efficient.
वो शुरू में यस और आर जो इंटेंसिटी दी हुई है, यह यस और आर यही उत्पादन का बिंदु है, यही इफिशिएंट है, क्योंकि यही फिक्स्ड कास्ट है। इसके अलावा कोई भी बिंदु ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ की उत्पादन करना उचित है। क्योंकि और कहीं भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर नहीं होंगे। ठीक है। अब कह रहा है सपोज लेबर बिकम्स चीपर, लेबर कैसा हो गया? सस्ता हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि पढ़ाया गया था कि यह ए बी कीमत रेखा है, जो यह बता रहा है कि यहाँ कैपिटल है और यहाँ लेबर है, यानी इतना कैपिटल दे करके इतना लेबर हमको प्राप्त हो सकता है। ये तो पढ़े। अब कह रहा है कि लेबर सस्ता हो जा रहा है, इसका मतलब कि कम कैपिटल दोगे लेबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऐसे रेखा थी पहले, अब कैसी हो गई? ये देखो ऐसे हो रही है, इसलिए ऐसी बनी हुई है। तुम्हें जब तक पूरी फिजियोलॉजी नहीं पता होगी कीमत रेखाओं के परिवर्तन की, या बजट लाइन तुमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा है, कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में, कैरियर प्रोडक्शन में पढ़ा है तुमने, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में, हर जगह जब तक उसके ढाल में होने वाले परिवर्तन को अच्छे से नहीं जानोगे तब तक व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो कहा लेबर सस्ता हो गया तो ये हो गया, इसीलिए करस्पॉन्डिंग दूसरे वस्तु के उत्पादन में यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब नाउ प्रोडक्शन प्रोसेस विल बिकम मोर लेबर इंटेंसिव इन बोथ द कमोडिटीज। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर देखो तो इतना कैपिटल इतना लेबर हो रहा था, अब जब सस्ता हो गया तो कैपिटल कम हो गया, लेबर क्या हो गया? बढ़ गया। पहले यहाँ इतना कैपिटल था इतना लेबर था, अब सस्ता हो गया तो लेबर ज़्यादा हो गया, कैपिटल। इसका मतलब कि अगर लेबर सस्ता हो गया तो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन की तकनीक श्रम प्रधान ज़्यादा हो जाएगी, यानी मोर एंड मोर लेबर विल बी एम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू कैपिटल इफ लेबर बिकम्स चीपर। ये होता भी है, जो सस्ता है उसकी मात्रा ज़्यादा। तो जितनी भी बातें हैं वो लागू कब होंगी? जब 1:1 रिलेशनशिप आ जाएगा, यानी दोनों समुत्पादक एक दूसरे को केवल एक बार काटेंगे, दो बार नहीं काटेंगे। ठीक है। अब देखो साधन संपन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्चर वॉलिन के सिद्धांत में, फैक्टर इंडाउमेंट। साधन गहनता, साधन संपन्नता जिसको आप कहते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कह रहा है कि एजवर्थ बॉक्स का नाम सुने हो तुम लोग? एजवर्थ बॉक्स क्या होता है? ये एजवर्थ बॉक्स क्या होता है? एजवर्थ बॉक्स का एक बक्सा है जिसे एजवर्थ ने प्रपोज किया, और यह बॉक्स वास्तव में ये संपूर्ण रूप से पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और ये मानकर चलता है कि सारे साधन एम्प्लॉयड हैं। अर्थात कह सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता की जितनी मान्यताएं हैं सबको मानकर चलता है। ठीक है। तो यहाँ देखो, एजवर्थ बॉक्स इज यूज्ड टू शो द फैक्टर इंडाउमेंट विद द हेल्प ऑफ बॉक्स इंटर रिलेशनशिप एमंग फैक्टर अमाउंट प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट आउटपुट कैन बी अंडरस्टूड, फुल एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज गिवन। एजवर्थ बॉक्स में हम उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादन फलन, साधनों की कीमतें, इन सब के बीच जो रिलेशनशिप पाई जाती है उन सबको एक साथ व्यक्त किया जाता है, और यहाँ मान लिया जाता है कि पूर्ण रोजगार दिया हुआ है। ठीक है। अब है क्या चीज़ ये देखो, अब देखो हम जो बॉक्स बनाते हैं, दिख रहा है नहीं? अच्छा हाँ, देखो ये जो है एजवर्थ बॉक्स है, यहाँ हम लेबर दिखाते हैं, यहाँ कैपिटल दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर एक वस्तु दिखाते हैं, और यहाँ इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ डैश पर दूसरा दिखाते हैं। क्या दिखाया गया है वही लिखते हैं। रुको, सी और डब्ल्यू, यहाँ क्लोथ दिखाते हैं और यहाँ वीट दिखाते हैं। अब देखो क्या है कि वीट के जो उत्पादन फलन है,
जो जिस आइसो पॉइंट से हम वेट को दिखाते हैं उसको हम इसके बिंदु के प्रति उन्नतोदर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लेबर दिखा दिया, यहाँ कैपिटल, ये भी क्या हो जाएगा लेबर, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, बहुत आसान है। चित्र को देखो मत, उसको मत देखो, उसको देखोगे तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, इसको देखोगे उसमें कुछ है। अब हमने ये बना दिया, इसके उन्नतोदर जो बनाया वह वीट का हो गया, और इसके उन्नतोदर जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों समुत्पाद वक्र अभी हम साथ बनाते थे, तो हमने क्या किया, दोनों को 2 पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे बना दिया। ठीक है, इसको समझ लो पहले, फिर उसको बनाएंगे बाद। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि अब मान लो कि उत्पादन यहाँ होता है, ये अगर हम संतुलन का बिंदु चुनते हैं तो ये वीट का है, W1, W2, W3, W4, ये C1, C2, C3 और C4। यहाँ अगर हम रहते हैं मान लो C1 और W3 पर, और यहाँ उत्पादन करते हैं, तो यह स्थिति हमको प्राप्त होगी। अर्थात इतना वीट उत्पन्न करने के लिए इतना श्रम लगेगा और इतना पूंजी लगेगा, यही ना, और इतना क्लोथ पैदा करने के लिए ये वाला इतना श्रम लगेगा और इतना पूंजी लगेगी, क्योंकि जितना है सब इन्वेस्ट हो गया। आपने पहले मान लिया कि पूर्ण रोजगार है, जितने साधन थे सब काम पर क्या हो गए, लग गए हैं, तो इतना हमने लेबर इसमें लगा दिया और जो बच गया वो कहाँ लग गया, क्लोथ में। इतनी पूंजी इसमें लगा दी तो जो बच गई वो कहाँ लग गई, क्लोथ में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से मूव करें, देखो अगर हम यहाँ से चाहे इधर मूव करें और चाहे इधर मूव करें, दोनों तरफ इधर मूव करते हैं मान लो, तो वीट का उत्पादन बढ़ करके W3 से W4 हो जाएगा ना, इस संतुलन में, और क्लोथ के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा। यानी समाज का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा, एक क्लोथ का घटा नहीं, वीट का बढ़ गया, तो कुल उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह से अगर तुम इधर मूव करते हो, इधर देखो, तो वीट का वही रहेगा, लेकिन क्लोथ का क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ भी उत्पादन समाज का बढ़ गया। तो अगर यहाँ से मूव करो, कहाँ मूव करो, कह रहा है कि ये इसको मिला के अगर रेखा खींच दो तो ये है कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। तो अगर हम इस संतुलन बिंदु से कॉन्ट्रैक्ट कर्व की तरफ मूव करते हैं, आइदर साइड, अगर दिस साइड है दिस साइड, तो दोनों ही स्थितियां बेहतर होंगी। और यदि इन बिटवीन यहां कहीं मान लो तय हो जाए मामला ऐसे, तब क्या हो जाएगा, तब देखोगे कि दोनों का उत्पादन, इसका भी बढ़ जाएगा और इसका भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर्व की तरफ चलते हैं, चाहे जहाँ चलते हैं, तो स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, बात समझ में आई। और इस तरह से हम मेजरमेंट बॉक्स के द्वारा, और यहाँ अगर कीमत रेखा भी खींच दी जाए तो इसी की बात कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर कंप्लीट इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ दोनों समुत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कीमत रेखा भी स्पर्श करती है, सब कुछ है यहाँ, और साधनों में पूर्ण रोजगार भी पाया जाता है। तो यहाँ कितनों के बीच रिलेशनशिप है, साधन के बीच में, कीमत अनुपात के बीच में, और साधन अनुपात के बीच में, क्योंकि समुत्पाद वक्र किसको व्यक्त करता है, कैपिटल लेबर रेशियो को व्यक्त करता है, उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करता है, साथ साथ में साधन अनुपात को व्यक्त करता है कि किस अनुपात में साधन को लगाया जाएगा। आपने पढ़ा है कि सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर को व्यक्त करता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये पूरी व्याख्या है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, मान लो
ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची जाती है, इसको मिटा दें हम, हाँ इसको मिटा दें तो थोड़ा बहुत चीज़ समझा देंगे, दूसरी भी इसी में बात समझ आ जाएगी। जैसे ये देखो, थोड़ा छोटे में समझो, बहुत बड़ा समझने की जरूरत है। ठीक, इसको जब हम इसको मिला कर खींच देते हैं तो इसे हम कहते हैं ओवरऑल एलोकेशन कर्व। ये क्या है? ओवरऑल एलोकेशन कर्व। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर्व इसके, अब इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखो आगे बताते हैं इसमें से। और वहां जहां इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा, एजवर्थ बॉक्स इज ड्रॉन ऑन दिस एजम्पशन दैट प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ व्हीट इन क्लोथ आर डिफरेंट। हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, दोनों का उत्पादन फलन अलग अलग है, प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है, लीस्ट कास्ट एंड मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट कैन बी सोन बाय एजवर्थ बॉक्स। ओ इज ओवरऑल फैक्टर इंटेंसिटी कर्व, आल्सो कॉल्ड फैक्टर एलोकेशन कर्व। यही अब देखो क्या है, यह जो ओ डैश है, ये क्या है? ये ओवरऑल एलोकेशन है। ठीक है, अब हमने जो बनाए ये है ना, अब हम कह रहे हैं इसको हम ऐसे, ये हमने वहाँ नहीं बनाया जान के करके आपको समझाने के लिए। अब जो हमको कॉन्ट्रैक्ट कर्व मिला वो कैसा मिलेगा? ऐसे मिलेगा ना, ये अगर ये ओवरऑल एलोकेशन कर्व के नीचे हो जाता है, इसका मतलब कि उत्पादन प्रक्रिया कैसी है? हर जगह लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। अगर ये ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब कि कैसी है? कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि ओ डैश ओवरऑल एलोकेशन कर्व है। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, लेबर बिकम्स कॉस्टेलियर। अगर हम लेफ्ट से राइट आते हैं, कह रहा है अगर हम लेफ्ट माने यहाँ है कहीं मान लो, और राइट चलते हैं, तो राइट चलने पर लेबर कैसा हो जाता है? महंगा हो जाता है, कॉस्टेलियर हो जाता है। और इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ व्हीट के संदर्भ में कहाँ होगा? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन केस ऑफ डब्ल्यू यानी व्हीट बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कि जो यहाँ खींचे हो, ये खींचे थे ना, तो अगर व्हीट की बात कर रहे हैं तो व्हीट का समुत्पाद वक्त इस कीमत को जहां स्पर्श करेगा वहां हो गया प्राइस रेशियो और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्लोथ के संदर्भ में यही प्राइस लाइन ये वाली रेखा स्पर्श करेगी, तो उसी जगह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर होंगे प्राइस रेशियो। ठीक है, वहाँ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो व्हीट में संतुलन वहाँ होगा, कैपिटल क्लोथ के संदर्भ में भी संतुलन कहाँ होगा? जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन केस ऑफ क्लोथ बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ क्लोथ बराबर प्राइस ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ कैपिटल। वही कीमत रेखा जो आपने खींचा है उसी को हम प्राइस रेशियो कहते हैं। अब ओवरऑल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? पूरा का पूरा यहाँ अगर लिखना होगा, यही है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या है? ये देखो, यहाँ इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है कि जो प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल है यह बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ व्हीट, तो यही बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ क्लोथ। ये सारा जहां बराबर है और कहां बराबर है? वो यहां बराबर है, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। तो जहां भी आप चाहें उत्पादन कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है।